जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ईओआरओ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन इसमें लेके चल रहे हैं प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत अपन 4 भागों में मुख्य रूप से मानक रूप में बांटा हुआ है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपने 2 भागों में बांटा है, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर शुष्क प्रदेश को अपन ने 2 भागों में बांटा है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की अपन पहले बात कर रहे हैं। तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में अपन लेके चल रहे हैं स्तूप, बालुका स्तूप, बालुका स्तूप। ये 58.5% क्षेत्र पर फैले हुए है। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.5% क्षेत्र पर फैले हुए। तो कल हमने बालुका स्तूप के बारे में मुख्य रूप से बताया। वो सबसे पहले अपन ने लिया था बरखान। बरखान के बारे में अपने कंप्लीट पढ़ा। ये किस प्रकार से बनता है? ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होता है, अर्धचंद्राकार होता है। वायु इस दिशा से आती है। ये वाला क्षेत्र उत्तल होता है और ये वाला अवतल होता है। उससे पहले अपने बालुका स्तूप निर्माण से पहले अपन 2 बातें तो अपने को जान लेनी है। एक तो होता है अपर्दन। इन शब्दों को जानना तो बहुत जरूरी है। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, और दूसरा होता है निक्षेपण। इसका मतलब होता है जमाव। एक तो वायु 2 काम करती है, एक तो काटती है रेत को और दूसरी रेत को जमा करती है। तो बालुका स्तूप जितने भी बनते हैं वो रेत के जमा करने से बनते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। सब निक्षेपण के क्रम, सबके सब जो बालुका स्तूप है वो निक्षेपण के परिणाम है। अपने को इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये अवतल है और ये उत्तल और ये तारानुमा। ये अपने पास किस प्रकार अर्धचंद्राकार की आकृति बरखान में होती है और कहां पाए जाते हैं, ये अपने इसके बारे में कल बताया। अब क्या होता है कि बरखान का एक अगला रूप बनता है शीफ। शीफ भी कह सकते हैं, पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती देशांतरीय भी इसको बोलते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है, शीफ के ही नाम है। पवनानुवर्ती भी बोलते हैं, देशांतरीय। और इसको सारा के मरुस्थल में इस प्रकार के जो बालुका स्तूप है उसको इर्ग बोलते हैं। पहले एक बालुका स्तूप अपने करवाया बरखान, और दूसरा अपना शीफ पवनानुवर्ती देशांतरीय सारा में इसको इर्ग भी बोलते हैं। तो ये वाला जो बरखान है वो किस प्रकार का है? ये दो बातें और जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पर्दन और निक्षेपण जान लिया। एक बालुका स्तूप में 2 बातें और जाननी है अपने को, अनुप्रस्थ और दूसरा अनुधैर्य। अनुधैर्य, इन 2 शब्दों को समझना और जरूरी है। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि पवन की जो दिशा है उससे जो जमाव होता है क्या होता है? दिशा के लंबवत होता है। पवन की दिशा के लंबवत। लंबवत मतलब ये होता है कि ये पवन की दिशा में इस प्रकार से उठता है। कोई भी क्षेत्र ये है और ये इस प्रकार से जमा होता है इसके ऊपर, लंबवत। कोई भी अगर मान लो चीज है उसके ऊपर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार से जो जमा होता है वो अनुप्रस्थ कहलाता है। अनुदैर्घ्य क्या होता है? पवन दिशा के समानांतर, समानांतर। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से होता है, पवन की दिशा के समानांतर होता
होता है, पैरेलल चलता है इसमें। तो ये बातें अपने को समझनी है, अनुप्रस्थ क्या है और कौन और समानांतर क्या है। तो ये बरखान है ना, ये किस प्रकार का बालू का स्तूप में आएगा, ये अनुप्रस्थ में आएगा, ठीक है। और सीप जो बालू का स्तूप है वो किसके अंतर्गत आएगा, अनुदैर्घ्य में आएगा। अनुदैर्घ्य के अंतर्गत शामिल होगा, ये अपने को ध्यान में रखना। अब क्या होता है कि ये सीप कैसे बनता है, देखो बरखान बन रहा होता है, इसको सीधे समझने की पहले बात है कि बरखान जैसे बन रहा होता है। बरखान में क्या है कि लगातार हवा क्या है कि एक दिशा में चलती रहती है और बरखान का निर्माण हो जाता है। सेम उसी तरह क्या होता है कि बरखान निर्माण के दौरान जब वायु की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि बरखान तो बन रहा था और उसी समय क्या होता है कि बरखान बनते बनते बन जाता है और फिर वायु की दिशा बदल जाती है। वायु की दिशा बदलने के कारण इस बरखान की जो एक दिशा है जैसे ये वाली, तो ये क्या है कि कुछ आगे बढ़ जाती है, ये इस प्रकार बढ़ जाती है और ये वाला हिस्सा यहां से ऐसे बढ़ जाता है, एक दिशा आगे की ओर बढ़ जाती है निक्षेपण में। तो वो क्या कहलाता है, वो सीप कहलाता है। सबसे पहले अपने को क्या समझना है, बरखान कैसे बढ़ते हैं, अर्धचंद्राकार में रूप में बढ़ते हैं, वायु के निक्षेपण से बढ़ते हैं और लगातार वायु के चलने से बढ़ते हैं। जब लगातार वायु चल रही होती है और बरखान बढ़ जाता है तब क्या होता है कि वायु की दिशा बदल जाती है। जब वायु की दिशा बदलती है तो इस बरखान की एक भुजा है वो समांतर दिशा में, मैंने आपको बताया ना अनुदैर्घ्य दिशा में एक भुजा काफी आगे चली जाती है और उससे जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, सीप पवनावर्ती देशांतरीय या जो होता है उसको अपने सीप बालू का स्तूप कहते हैं। तो अगर इसको शब्दों में लेकर आए, बरखान निर्माण के दौरान वायु की दिशा में परिवर्तन के कारण बरखान की एक भुजा का आगे की ओर बढ़ जाना सीप कहलाता है। सीप कह सकते हैं, पवनानुवर्ती कह सकते हैं, देशांतरीय कह सकते हैं और इसको वहां पर इर्घ्य कहते हैं। तो ये क्या बनता है कि जैसे ये अर्धचंद्राकार रूप में ये वाली क्या है, तो ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है, ये आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये जो है जैसे मान लो पहले हवा ये चल रही थी और हवा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ तो वायु की दिशा कुछ ऐसी होगी, वायु की दिशा कुछ ऐसी होगी। तो एक भुजा क्या है कि आगे की तरफ बढ़ गई, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसका चित्र इस प्रकार से बन जाएगा, ये सीप कहलाएगा। अब इसमें और ये सीप कहां पाए जाते हैं कि जहां होता है सीप कहां पाए जाते हैं, तो ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू में, चूरू शेखावटी प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो ये कहां पाए जाते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। और बरखान का अगला रूप ही अपने पास क्या है, सीप पवनानुवर्ती देशांतरीय या जिसको सारा के मरुस्थल में इसको सीप को इर्घ्य कहते हैं। तो ये वाले अपने दो अपन लेके चले हैं, दो बालू का स्तूप के बारे में पढ़ लिया। और तीसरा बालू का स्तूप, तीसरे बाले का स्तूप के बारे में अपन बात करते हैं। तो उसमें है अपने पास अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या इसको आडे बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। अनुप्रस्थ का मैंने मतलब बताया था कि समकोण पर इसमें बालू का जमाव, इसमें क्या है किस प्रकार से बढ़ते हैं,
वायु से रेत का निक्षेपण समकोण पर होता है, समकोण पर होने के कारण निर्मित, यानी कि लगातार वायु चल रही है और रेत का जो निक्षेपण है वो समकोण पर होता है, इसलिए ये कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? अनुप्रस्थ काल तक। दूसरी विशेषता क्या है? दीर्घकाल तक वायु का एक दिशा में बहना। ये कब बढ़ते हैं कि रेगुलर जो वायु है वो क्या है कि एक दिशा के अंतर्गत है चलती रहती है, तब इनका निर्माण होता है वायु। तो ये बनते हैं अर्धशुष्क भागों में। अर्धशुष्क भागों में अधिक बढ़ते हैं। कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो अपन इसकी विस्तार की क्षेत्र की बात करें, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्री गंगानगर और चूरू और झुंझुनू, इनमें ये मुख्य रूप से बढ़ते हैं। और ये किस प्रकार से बढ़ते हैं ये देखो, ये क्या है कि इस प्रकार से बढ़ते हैं पवन की दिशा में समकोण पर, बीच बीच में से जगह बचती है, बीच बीच में ये वाली ऐसे जगह बचती रहती है और ये पवन की दिशा में समकोण पर बढ़ते हैं, वायु की दिशा ये हो जाएगी। तो ये कौन से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है? किस प्रकार से बढ़ते हैं कि लगातार वायु का समकोण पर निक्षेपण होता है और दीर्घ काल तक वायु एक दिशा में चलती रहती है और अर्धशुष्क भागों में अधिक बढ़ते हैं। यानी शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में बांटा गया है ना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र को, उसमें ये अर्धशुष्क भागों में अधिक बढ़ते हैं। बीकानेर, रावतसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू में इनकी अधिकता पाई जाती है। तो ये अपना तीसरा हो गया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब अगर अपना बात करते हैं अनुदैर्घ्य अथवा रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य अथवा रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य का मतलब मैंने बताया था समानांतर। तो ये बालू का निक्षेपण या रेत का निक्षेपण कह सकते हैं, रेत का निक्षेपण वायु की दिशा में समानांतर। कैसे बनते हैं कि रेत का निक्षेपण होता है वो वायु की दिशा के अंतर्गत है, समानांतर होता है, या अनुरूप जिसको कह सकते हैं, समानांतर या अनुरूप। इसको समझाने के लिए सीधी सी बात है कि जैसे ये वाला भाग इस तरीके से हो जाएगा कि ये इस प्रकार से बनते हैं, बीच में से बन जाता है और ये बालू का स्तूप है इस प्रकार से रेत का कटाव, और यहां पर क्या है कि जमा होती रहती है साइड के अंतर्गत, ये वायु की दिशा हो जाएगी। ये रेत का निक्षेपण वायु की दिशा में समानांतर मतलब रेगुलर जो है वो चलते हैं टिल्ले। तो ये वाला क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप अपन इसको कह सकते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य या रेखीय। अनुदैर्घ्य का मतलब अपन ने बताया था ये वायु का निक्षेपण समानांतर होता है और अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना ही है। बालू क्या है, इसको रेगुलर एक दिशा के अंतर्गत बहती रहती है और उससे जो निर्माण होता है वो रेखीय बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं।
अब है तारानुमा बालू का स्तूप, स्टार जिसको कह सकते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप, स्टार बालू का स्तूप भी अपन इसको कह सकते हैं। इनका निर्माण क्या होता है कि अनियमित हवाओं से होता है। निर्माण एक दिशा में हवा नहीं चलती, अनियमित, यानी कि दिशा बदलती रहती है। कभी ये वाली दिशा हो गई वायु की, कभी ये वाली दिशा हो गई, कभी ये वाली दिशा हो गई। इस प्रकार से इसकी क्या है कि दिशा बदलती रहती है। कभी ये वाली दिशा हो गई, तो दिशा बदलते रहने से जो निर्माण होता है, निर्माण कैसे होता है? निर्माण अनियमित, निर्माण अनियमित वायु की दिशा से। निर्माण इसका कैसे होता है कि अनियमित वायु की दिशा, कोई नियमित नहीं बहती है, रेगुलर हवा नहीं चलती है। हवा क्या है कि बदल बदल कर चलती है वायु। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाएं, जब ये तारानुमा बनता है तो 3 या 3 से अधिक इसकी भुजाएं बन जाती है। और ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। पोखरण, जैसलमेर में पोखरण, मोहनगढ़ और सूरतगढ़, गंगानगर। और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है कि जैसे ये एक तारा बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार, और एक यहां पर और अर्धचंद्राकार बन गया। तो इस प्रकार से जो इसकी कई भुजाएं बन जाती है, 1 2 3 4 भुजा बन गई। इस प्रकार से वायु की दिशा इसमें अनियमित होती है, एक दिशा न होकर के अनियमित होती है। ये तारा बालू का स्तूप है। तो ये किस प्रकार से बनता है तारा बालू का स्तूप? वायु की दिशा अनियमित होती है, कोई रेगुलर दिशा इसकी नहीं होती है। 3 या 3 से इसकी अधिक भुजाएं होती है। मुख्य रूप से जैसलमेर में और पोखरण मोहनगढ़ में पाए जाते हैं, और सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये हो गए अपने तारा बालू का स्तूप। अब आगे अपने बात करते हैं, और उसके बाद में अपन बात करते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? लगातार नेटवर्क। तो ये क्या है? लगातार बनने वाले बालू का स्तूप। ये क्या है कि श्रृंखला चलती है। जो बालू का स्तूप है वो रेगुलर चलते रहते हैं, तो ये नेटवर्क बालू का स्तूप है कहलाते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं? मुख्य रूप से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब कोई 2-3 और मुख्य बालू का स्तूप रहे हैं, अगली क्लास में अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और बालू का स्तूप वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अंतर्गत इस क्षेत्र में जो 25 सेमी वर्षा रेखा से उधर वाला क्षेत्र, उसमें और कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन सी चीजें और उसके अंतर्गत है। मतलब पूरे क्षेत्र के बारे में अपना पूरा अध्ययन का विषय रहेगा। बालू का स्तूप वाला चैप्टर एक और क्लास में, उसमें 2-3 और है, वो करवाने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।